हेलो दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉइल साइंस का। जो भी दोस्त आईसीआर फिजी फिजिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ की, इवन एसआरएफ की भी, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। इस वीडियो में अपन सॉइल फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स बताने के लिए कहा था। पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। ओके, तो अपना आज का टॉपिक है सॉइल फिजिक्स, लेकिन उससे पहले अपन जो अपने पिछले वीडियो का 2 क्वेश्चन रह गया था उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो अपना 29 नंबर क्वेश्चन था पिछले वाले मॉक टेस्ट सॉइल फर्टिलिटी का कि द DTPA TEA CaCl2 एक्सट्रैक्टेंट इज डिजाइन टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिसोल्यूशन ऑफ। तो ये जो एक्सट्रैक्टेंट होता है, जो अपन DTPA TEA CaCl2 लेते हैं, ये किसको ज़्यादा घुलने से रोकता है सॉइल सैंपल में। ओके, तो फर्स्ट अपना है ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप सभी ने बहुत ही सही आंसर दिया था। जिसने भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट करना नहीं करना, लाइक करना नहीं करना, शेयर करना नहीं करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपको समझ में आना चाहिए और ये जो वीडियो है वो आपके काम आनी चाहिए। तो इसमें देखो 29 में जो राइट आंसर है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया भी था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है डी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से घुलने को रोकने के लिए DTPA में TEA एंड CaCl2 मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 30 नंबर क्वेश्चन। नेप्था इज ए फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, और इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से पेट्रोलियम से अलग करते हैं, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अपन को प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से। तो अपन को बताना है कि नेप्था को, पेट्रोलियम को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे ताकि अपन को नेप्था अचीव हो, नेप्था प्राप्त हो। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है अपना 40 टू 80 डिग्री सेल्सियस, बी है 900 टू 1800 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस एंड डी ऑप्शन है 650 टू 900 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा सी ऑप्शन 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर अपन ने देख लिए, डिस्कस कर लिए। अब आज का जो अपना टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सॉइल फिजिक्स। तो सॉइल फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चन। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ कहीं भी आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम लगे, छोटा सा भी डाउट लगे, एक माइन्यूट से भी आपको कहीं भी गलती लगे इस वीडियो में, तो वो ज़रूर बताएं। कोई भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये नहीं, कोई और ऑप्शन होना चाहिए इसका, कहीं आपने पढ़ा हो कोई और ऑप्शन है, मैंने जो ऑप्शन बताए हैं, मैंने जो आंसर बताया वो गलत लग रहा है, तो निसंकोच मुझे बताएं, बिना कोई झिझक के मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, मैं उसको जो भी आंसर होगा उसको देखूंगा और मेरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि जो भी राइट आंसर है, जो सही आंसर है, उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर कोई भी क्वेश्चंस को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ज़्यादा इजीली और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अकेला कोशिश करेगा तो, कोई अकेला इंसान कोशिश करेगा तो वो टाइम लेगा, और हो सकता है ये इतना टाइम अपने पास नहीं है। बहुत ही जल्द जेआरएफ का पेपर होने वाला है। इस मौके पर मुझे साहिर लुधियानवी की एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, तो उसको आपको सुनाकर मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो वो पंक्तियाँ क्या है, वो पंक्तियाँ हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना।
हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाएं, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द नर्स्ट पोटेंशियल डज नॉट चेंज विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द सिस्टम, while the zeta potential is drastically influenced by addition of electrolytes। एंड देखते हैं क्या कहता है ये। तो जो नष्ट पोटेंशियल होता है वो चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट्स यदि अपन कोई सिस्टम में एडिशन कर रहे हैं तो, लेकिन जो जीटा पोटेंशियल है वो इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रोलाइट से। तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो जीटा पोटेंशियल होता है यदि अपन इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाए उसमें ऐड करेंगे तो जीटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जीटा इलेक्ट्रोलाइट का नष्ट पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का है वो राइट है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि डिस्पर्जन एजेंट्स सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट आर एडेड ड्यूरिंग द मैकेनिकल एनालिसिस to increase zeta potential so that the colloidal suspension is stable and does not flocculate। तो देखो मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं अपन जो सोइल पार्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, जिसको पार्टिकल को अपन एनालिसिस करते हैं कि कितना उसमें सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है। क्ले एनालिसिस एंड सिल्ट एनालिसिस करते हैं अपन। दो मेथड अपन ने देखे थे सिल्ट से जो भी स्मॉलर देन सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको लिए, बॉयस्कस हाइड्रोमीटर मेथड एंड इंटरनेशनल पिपेट मेथड। तो उस मैकेनिकल एनालिसिस में आपने देखा होगा कि अपन सॉइल पार्टिकल्स के जो क्लम्स होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं, क्योंकि अपन को सारे के सारे जितने भी अपने पार्टिकल्स हैं वो कैसे चाहिए, सिंगल फॉर्म में चाहिए, सिंगल पार्टिकल्स के रूप में चाहिए। यदि वो क्लम्स बना रखे हैं या फिर जो एग्रीगेट है तो वो क्या करेगा, वो एरर लेके आएगा अपने रिजल्ट में, क्योंकि अपन को चाहिए होता है क्ले का साइज चाहिए होता है। लेकिन यदि क्ले बहुत ज़्यादा आपस में एग्रीगेट बना ली है, फ्लोकुलेट हो गया है, तो वो क्ले किसके जैसा रिजेंबल करेगा, सैंड जैसा, जिससे क्या आएगा, अपने रिजल्ट में एरर आएगा। तो अपन क्या करते हैं, सॉइल को मैकेनिकल एनालिसिस से पहले क्या करते हैं, डिस्पर्ज कर देते हैं, तो उसको सारे के सारे पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए अपन डिस्पर्जन एजेंट मिलाते हैं। तो ये क्या करता है डिस्पर्जन एजेंट, ये डिस्पर्जन एजेंट क्या करता है, उस सोइल सिस्टम का क्या बढ़ा देता है, जीटा पोटेंशियल बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा। अब जीटा पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डीफ्लोकुलेशन होगा। क्या होगा, डीफ्लोकुलेशन होगा। सारे सोइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल राइट है अपना स्टेटमेंट कि जो डिस्पर्जन एजेंट मिलाते हैं ये क्या करते हैं, जीटा पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, जिससे कोलोइडल सस्पेंशन स्टेबल हो जाता है और फ्लोकुलेशन नहीं होता, डीफ्लोकुलेट हो जाता है वो सारे पार्टिकल्स। तो ये भी अपना स्टेटमेंट राइट है। तो अपन ऑप्शंस देखते हैं। अब ए ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, नहीं, ये तो दोनों आंसर अपने सही है। बी है बोथ आर करेक्ट, सी है थर्ड सेकंड ओनली, एंड डी है बोथ आर इनकरेक्ट। तो अपना सही आंसर है, जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। ओके, अपना सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है इसमें से? फर्स्ट स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम सॉल्ट्स हैव मच हायर सॉल्ट इंडिसेस एंड मच मोर डेट्रीमेंटल टू सीड जर्मिनेशन देन फॉस्फोरस सॉल्ट व्हेन प्लेस्ड क्लोज। तो क्या है, ये जो सॉल्ट इंडेक्स पे है, सॉल्ट इंडेक्स के नाइट्रोजन एंड पोटेशियम सॉल्ट का ज़्यादा होता है, और क्या बोला है कि ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। किससे कंपेयर में किया है, फॉस्फोरस से, कि जो फॉस्फोरस के सॉल्ट होते हैं वो कम होते हैं हार्मफुल, और नाइट्रोजन एंड पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सेकेंड अपना स्टेटमेंट है वो सॉल्ट इंडेक्स। तो जो फर्स्ट अपना स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा, इनका जो सॉल्ट इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए कंपेयर टू फॉस्फोरस सॉल्ट। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड है, सॉल्ट इंडेक्स ऑफ यूरिया इज 6.06 पर यूनिट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो है, ये यूरिया का जो सॉल्ट इंडेक्स है इतना नहीं होता। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। सॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, सॉल्ट इंडेक्स होता है कि
जो कोई भी अपन फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं सोइल में, तो उस सोइल में कितना ऑस्मेटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा इन कंपेयर टू अपन उतनी ही मात्रा में यदि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 यदि ऐड करते हैं। तो यदि NaNO3 ऐड कर रहे हैं और उसका यदि 100 बढ़ रहा है, सॉल्ट 100 सॉल्ट इंडेक्स है, तो उस कंपेयर में अपन जो फर्टिलाइजर यूज ले रहे हैं तो उस फर्टिलाइजर से कितना होगा। तो जो सॉल्ट इंडेक्स होता है यूरिया का वो होता है 1.62, लेकिन यहाँ पे 6.06 दे रखा है जो कि नहीं है, तो अपना ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। थर्ड है कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ हैवी डोजेज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इंक्रीजेज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ सोइल। कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ हैवी डोजेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ सोइल। बिल्कुल अपन यदि हैवी डोज कोई भी फर्टिलाइजर की, इवन नाइट्रोजन, पोटास, इन फर्टिलाइजर की हैवी डोज यदि अपन डालेंगे सोइल में, यदि कंटिन्यूस एप्लीकेशन करेंगे तो ये सॉल्ट जो एक्यूमुलेशन है वो सोइल में ज़्यादा होगा, सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इसमें जो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकेंड स्टेटमेंट। तो अपन देखते हैं ऑप्शन में जो सेकंड है, तो सी ऑप्शन अपना राइट है, सी में सेकंड ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या है, रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स इन ए गिवन सॉइल इज नोन एज। तो अपना क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कहते हैं सॉइल में। तो फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल टेक्सचर, बी है सॉइल स्ट्रक्चर, सी है सॉइल कंसिस्टेंसी एंड डी है सॉइल प्लास्टिसिटी। ओके, तो देखना है प्राइमरी सॉइल पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कितने कितने प्राइमरी पार्टिकल से कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है। तो ये सॉइल में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कहलाता है। तो जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स नोन एज सॉइल टेक्सचर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सॉइल टेक्सचर। द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इन सॉइल, सॉइल में जो अरेंजमेंट होता है सॉइल प्राइमरी पार्टिकल्स का वो क्या कहलाता है, तो वो होता है सॉइल स्ट्रक्चर। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पर्जन इज मैक्सिमम इन सैचुरेटेड क्ले। तो कौन से टाइप की सैचुरेटेड क्ले में सबसे ज्यादा डिस्पर्जन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम, बी लिथियम, सी मैग्नीशियम एंड डी अमोनियम। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा होता है लिथियम सैचुरेटेड क्ले में, उसके बाद में होता है सोडियम सैचुरेटेड क्ले में, और उसके बाद में होता है पोटेशियम सैचुरेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन लिथियम। लिथियम सबसे ज्यादा कॉज करता है, लिथियम सैचुरेटेड क्ले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्पर्जन करते हैं। देखो डिस्पर्जन का सीक्वेंस क्या हुआ, डिस्पर्जन का सीक्वेंस होता है मैक्सिमम डिस्पर्जन अकर करता है मोनोवेलेंट कैटाइंस, उससे कम करते हैं डाइवेलेंट, और सबसे कम करते हैं डिस्पर्जन वो है ट्राइवेलेंट कैटाइंस। तो जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ेगी डिस्पर्जन घटेगा, डिस्पर्जन होना कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वैलेंसी बढ़ती है वैसे वैसे फ्लुक्लुएशन पावर बढ़ जाती है सॉइल की। जैसे कि यदि कोई एल्यूमिनियम सैचुरेटेड क्ले है तो वो सबसे मैक्सिमम फ्लोक्लूशन करेगा, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है तो उसके बाद में, और सबसे कम फ्लोक्लूशन कौन करता है, वो करता है मोनोवेलेंट कैटाइंस जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और इन तीनों की बात करें यदि अपन डिस्पर्जन के लिए, तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्जन खोज करता है वो करता है लिथियम सैचुरेटेड क्ले, उसके बाद में सोडियम, एंड उसके सबसे कम कौन करता है, पोटेशियम। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना कौन सा है, बी ऑप्शन लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पीएफ वैल्यू एट फील्ड कैपेसिटी ऑफ सैंडी सोइल। देखो यहाँ पे अपन को स्पेसिफिक पूछा है सैंडी सोइल के लिए, सैंडी सोइल के लिए पीएफ वैल्यू पूछी है कहाँ पे, फील्ड कैपेसिटी पे क्या होती है। देखो फील्ड कैपेसिटी सैंडी की और क्ले सोइल की अलग होती है। नॉर्मल सोइल पूछे तो उसकी फील्ड कैपेसिटी आती है 0.33 बार पर। ओके, नॉर्मल सोइल दे रखी है, कुछ नहीं बोल रखा, सैंडी, क्ले, लॉम कुछ नहीं बोल रखा, तो उसकी फील्ड कैपेसिटी होती है वो होती है 0.33 बार। लेकिन यदि यहाँ पे दे रखा है सैंडी सोइल स्पेसिफिक करके दे रखा है, तो सैंडी सोइल की जो फील्ड कैपेसिटी आती है वो है 0.10 बार। तो 0.10 बार पे सैंडी सोइल की फील्ड कैपेसिटी आती है। अब उसका अपन को पीएफ देखना है, क्या देखना है, पीएफ। जो नॉर्मल सोइल का पीएफ होता है फील्ड कैपेसिटी पे वो होता है 2.53। कितना होता है, 2.53। कहाँ पे, 0.33 बार पर। 0.33 बार पर कितना होता है, 2.53 होता है। अब अपन बात कर रहे हैं सैंडी सोइल की जिसकी फील्ड कैपेसिटी आती है 0.10 बार पर, तो उसका जो पीएफ होता है उसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2.0। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है बिल्कुल। यदि सैंडी सॉइल की पूछे अपन को फील्ड कैपेसिटी पे पीएफ वैल्यू तो 2.0, और यदि अपन को नॉर्मल सॉइल की पूछे या फिर क्ले लॉम की पूछे, लॉम की पूछे, क्ले की पूछे, तो उसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो होती है 0.33 बार पर, और उसके लिए जो पीएफ वैल्यू है वो है 2.53। पीएफ वैल्यू किसने दी थी, तो सोफील्ड ने दी थी पीएफ वैल्यू। ओके,
तो 5 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू द कलर द लिस्ट प्रोडक्टिव सोइल हैज। अब देखो यहाँ पूछा है लिस्ट प्रोडक्टिव सोइल, और किसके रेस्पेक्ट में? कलर के रेस्पेक्ट में। यहाँ बहुत सारे कलर की सोइल दे रखी है, अपन को जो लिस्ट प्रोडक्टिव सोइल है तो वो अपन को बतानी है। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, जो ब्लैक सोइल होती है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, और जैसे जैसे उसका कलर लाइट होगा तो वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी या फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यदि अपन कलर के रेफरेंस में बात करें तो सबसे ज़्यादा वो सोइल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है जिसका कलर डार्क है, ब्लैक है, एंड जिसका लाइटनेस है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, लाइट कलर की सोइल हमेशा क्या होती है? अनप्रोडक्टिव होती है, लिस्ट प्रोडक्टिव होती है। तो देखो यहाँ पे रेड, ब्लैक एंड ब्राउन ये तीनों ही डार्क कलर है, और यहाँ सबसे ज़्यादा लाइट कलर है वो वाइट कलर है। तो इसका 6 का सबसे आंसर क्या है? वो है डी ऑप्शन, वाइट कलर। तो वाइट कलर की सोइल होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? लिस्ट प्रोडक्टिव होती है, अनप्रोडक्टिव होती है। ये आपको एक के सामने मिल जाएगा सोइल कलर वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। द मोस्ट सेंसिटिव टाइप ऑफ रेजिस्टेंट थर्मोमीटर इज। द मोस्ट सेंसिटिव टाइप ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज। तो कौन सा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है थर्मोकपल थर्मोमीटर, बी है बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, मर्करी, सी ऑप्शन है मर्करी थर्मोमीटर, एंड डी है थर्मोस्टर थर्मोमीटर। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइप का रेजिस्टेंट थर्मोमीटर होता है वो होता है थर्मिस्टर थर्मोमीटर। डी ऑप्शन इसका राइट है। ये जो थर्मामीटर टेम्परेचर वाला सॉइल टेम्परेचर का जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अपन को 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देखो फर्स्ट है अपना, द एवरेज ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस ओवर द ईयर इज अराउंड 0। तो जो ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस होता है पूरे ईयर का वो 0 होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना, फर्स्ट जो अपना स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है मेज क्रॉप हैज, यहाँ जी लिखा एच है, मेज क्रॉप हैज लेस एल्बिडो एज कंपेयर टू ग्राउंड नट क्रॉप। तो मेज क्रॉप होती है उसका एल्बिडो कम होता है और ग्राउंड नट का ज़्यादा होता है, सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड है सोइल आर यूजुअली वार्मर ऑन क्लाउडी नाइट्स देन क्लाउड फ्री नाइट्स। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो जो रेडिएशन बैलेंस होता है, ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस ईयर का, वो रियल में 0 होता है। कितना होता है? 0। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। सेकंड है द मेज क्रॉप हैज लेस एल्बिडो। देखो ये गलत है, मेज क्रॉप होती है, मेज क्रॉप का एल्बिडो ज़्यादा होता है, किससे? ग्राउंड नट क्रॉप से। तो बी ऑप्शन अपना जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है। और जो अपना थर्ड स्टेटमेंट है, सोइल आर यूजुअली वार्मर ऑन क्लाउडी नाइट्स, बिल्कुल ये तो आपने खुद ने फील किया होगा, जब ज़्यादा बादल होते हैं आसमान में तब क्या होता है, अपनी जो नाइट्स होती है वो ज़्यादा वार्मर होती है, क्योंकि जो हीट आ गई है अर्थ पर वो वापस क्या एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती। ये क्या कर देते हैं? क्लाउड्स कवर कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, वो पूरी नाइट क्या हो जाएगी, वो नाइट क्या होगी? वार्मर होगी। और जो क्लाउड फ्री होती है वो क्या होती है? कूलर होती है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी अपना राइट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन अपना राइट है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए में क्या है? ए में फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बिल्कुल। बी ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड डी है सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो देखो अपना फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो सी ऑप्शन राइट है इसका, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मेज का एल्बिडो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्राउंड नट। इसमें दे रखा है मेज का लेस एल्बिडो एज कम्पेयर टू ग्राउंड नट क्रॉप। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड नंबर वाला वो दोनों राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड विद हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीन। कोई लिक्विड है जिसका विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है वो हाई है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अपना ए ऑप्शन है वो क्या है? दे फ्लो रिएडली, बी है डज नॉट फ्लो इजीली, सी है विस्कोसिटी नॉट रिलेटेड टू फ्लो ऑफ लिक्विड, एंड डी है नॉट आ। तो देखो जिसकी विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट हाई हो, हाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका मतलब है विस्कोसिटी हाई है, मतलब क्या है? वो फ्लो नहीं कर पाएगा। वो क्या नहीं कर पाएगा? विस्कस है, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। और विस्कोसिटी कम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, तो इसका मतलब वो रेडली फ्लो कर पाएगा लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर है 9th क्वेश्चन का वो है बी ऑप्शन। 9 का क्या है? बी है, डज नॉट फ्लो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीगेट फॉर्मेशन इज फ्लोकुलेशन प्लस। देखो ये बहुत बार लाइन पढ़ी होगी आपने, डी की दास में भी दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? एग्रीगेशन फॉर्मेशन इज फ्लोकुलेशन प्लस। फ्लोकुलेशन के बाद में प्लस है,
और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ओनली एग्रीगेट फॉर्मेशन ओनली फ्लोकुलेशन पर डिपेंड नहीं करता, उसके बाद में भी कुछ फैक्टर है जो इसके साथ ऐड है जिससे फ्लोकुलेशन होता है, एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है। तो एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए फ्लोकुलेशन के अलावा कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी प्रोसेस है, तो दिस प्लस में इस जो प्लस में क्या इंक्लूड करते हैं अपन और क्या क्या इंक्लूड करते हैं। कॉम्पैक्शन है फर्स्ट, सेकंड सीमेंटेशन, सी कोगुलेशन एंड डी लिथिफिकेशन। तो जो फ्लोकुलेशन प्लस जो चीज़ होती है तो इसका 10वें का जो राइट है फ्लोकुलेशन प्लस क्या, दोनों मिलकर फ्लोकुलेशन और इसके साथ क्या मिलकर, दोनों मिलकर एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। तो एग्रीगेट फॉर्म के लिए फ्लोकुलेशन के साथ क्या ऐड होता है, तो वो होता है बी ऑप्शन राइट अपना, सीमेंटेशन। क्या, सीमेंटेशन। तो फ्लोक्यूल बन गए, फ्लोक्यूल बनने के बाद एग्रीगेट जो फ्लोक्यूल है उसको सीमेंटेड होंगे, वो क्ले से, ऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिक जितने भी चिलेट हैं उनसे बाइंड होंगे और वो जो सीमेंटेशन हो जाएगी जिससे क्या है, परमानेंट या फिर स्टेबल जो करते हैं वाटर ड्रॉप स्टेबल एग्रीगेट, वो एग्रीगेट फॉर्म होंगे। तो एग्रीगेट फॉर्मेशन इज फ्लोकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। तो अपना बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पैक्स ऑफ इलाइट आर टर्म्ड एज। तो इलाइट के जो पैक्स होते हैं, देखो इलाइट, केओलिनाइट, मॉन्टमोलाइट, इन तीनों के जो पैक्स होते हैं, तीनों के जो बोल सकते हैं अपने जो एग्रीगेट्स होते हैं, इन एग्रीगेट्स को क्या करते हैं, तीनों के एग्रीगेट को अलग अलग टर्म दिया है, तो इन टर्म्स को क्या कहते हैं, जो इलाइट के हैं पैक्स उसको क्या कहते हैं, केओलिनाइट के क्या कहते हैं और मॉन्टमोलाइट को क्या कहते हैं, अपन अभी इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, ए है क्वासी क्रिस्टल, बी है क्ले टेक्टोइड्स, डी सी है डोमेन्स एंड डी है असेंबलीज। तो देखो इलाइट के जो पैक्स होते हैं इलाइट क्ले के, उसको तो बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं, डोमेन्स। याद रखना, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। क्वासी क्रिस्टल एंड क्ले टेक्टोइड्स ये बोलते हैं मॉन्टमोलाइट के क्ले पैक्स को। जो मॉन्टमोलाइट होता है उसके जो क्ले पैक्स होते हैं उनको बोलते हैं ए एंड बी ऑप्शन वाले, क्वासी क्रिस्टल एंड क्ले टेक्टोइड्स। और जो असेंबलेंस होते हैं वो बोलते हैं केओलिनाइट के क्ले पैक्स को। जो केओलिनाइट है उसके क्ले पैक्स को क्या बोलते हैं, असेंबलेंस। और फर्स्ट एंड ए एंड बी ऑप्शन है वो है मॉन्टमोलाइट के लिए और डोमेन्स है वो किसके लिए है, इलाइट क्ले के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है सी। और यदि मॉन्टमोलाइट के लिए देखना है तो मॉन्टमोलाइट क्ले पैक्स को बोलते हैं क्वासी क्रिस्टल्स एंड क्ले टेक्टोइड्स, एंड जो केओलिनाइट है उसको बोलते हैं असेंबलेंस। ओके, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 12 नंबर क्वेश्चन, आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर रेस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ। देखो जो आयरन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कौन सी टाइप की सॉइल में, कौन सी इन्वायरमेंट की सॉइल में, कौन सी क्लाइमेट की सॉइल में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये तो आपको पता है आयरन एंड एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड है सीमेंटेशन एंड एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये कौन सी टाइप की सॉइल में, कौन सी क्लाइमेट की सॉइल में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। तो अपना देखो फर्स्ट ऑप्शन है लो वेदर ट्रॉपिकल सॉइल, बी है लो वेदर सब ट्रॉपिकल सॉइल, सी है हाई वेदर ट्रॉपिकल सॉइल एंड डी है लो वेदर सब ट्रॉपिकल सॉइल। तो ध्यान रखना ये आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा होता है ट्रॉपिकल सॉइल में, और कौन से ट्रॉपिकल, हाई वेदर ट्रॉपिकल सॉइल। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। जो हाई वेदर्ड एंड ट्रॉपिकल सॉइल होती है उसमें ये जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होंगे तो ये ज़्यादा भी होते हैं और रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कोलाइड ऑर्गेनिक मैटर इज मोर इफेक्टिव इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एग्रीगेट विद। देखो कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर, अपन ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं उसका इफेक्ट, ये क्वेश्चन अपन पहले किसी एक मॉक टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका जो इफेक्ट होगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए या फिर जो भी और इफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे वो वहाँ पे ज़्यादा होंगे जहाँ पे बहुत कम इफेक्ट है बाकी किसी मैटर का। जैसे क्ले कम है जिसमें, देखो क्ले खुद भी एग्रीगेट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ जिस सोइल में क्ले कम होगा तो वहाँ वैसे ही बाइंड नहीं है, सिंगल स्ट्रक्चर सोइल है वो, जैसे कि अपनी सैंड। तो सैंड में जो कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है किसके लिए, जो सैंड या फिर ऐसे बोल सकते हैं कोर स्ट्रक्चर सोइल। तो कोर स्ट्रक्चर सोइल जितनी भी होती है कोर स्ट्रक्चर सोइल उसमें कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टेबल एग्रीगेट बनाने के लिए। और जो फाइन टेक्सचर होती है उसमें कौन बनाता है, उसमें बनाता है क्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इज यूजुअली असेस्ड ऑन। तो जो प्लास्टिसिटी अपन मेजर करते हैं, असेस्ट करते हैं, तो इसका असेसमेंट कौन से टाइप सोइल एग्रीगेट पे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना ये ऑप्शन है अनडिस्टर्ब्ड सोइल एग्रीगेट्स, बी है डिस्टर्ब्ड सोइल एग्रीगेट, सी है मोल्डेड सोइल मटेरियल्स एंड डी है बोथ बी एंड सी। बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन। तो देखो अपना क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कि प्लास्टिसिटी कौन से टाइप के एग्रीगेट पे असेस्ट करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ध्यान रखना जो अपना डिस्टर्ब्ड सोइल है, देखो प्लास्टिसिटी अपन को मेजर करनी है तो अपन को सोइल सैंपल लेना है। सोइल एग्रीगेट कैसे लेना पड़ेंगे, डिस्टर्ब्ड सोइल सैंपल या फिर डिस्टर्ब्ड सोइल एग्रीगेट्स, डिस्टर्ब्ड या फिर बोल सकते हैं माउल्डेड सोइल मटेरियल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी, बोथ बी एंड सी। और यदि अपन को सोइल कंसिस्टेंसी अपन को यदि असेस्ट करनी है तो सोइल कंसिस्टेंसी जो असेस्ट होती है वो होती है अनडिस्टर्ब्ड सोइल एग्रीगेट्स पे। किस पे होती है, अनडिस्टर्ब्ड। यदि कंसिस्टेंसी पूछते हैं इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर होता है ए, लेकिन अपन को पूछा है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी होती है डिस्टर्ब्ड या फिर मोल्डेड सोइल मटेरियल, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना ऑफ स्ट्रेंथ लॉस एंड स्ट्रेंथ गेन विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट इन जोन इज। देखो यदि सोइल में स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ लॉस हो रही है, स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, स्ट्रेंथ को लॉस कर रहा है बिना किसी वॉल्यूम चेंजेस और बिना किसी वाटर कंटेंट चेंजेस के, तो ये जो फिनोमेना कहलाता है वो होता है थिक्सोट्रॉपी। बी ऑप्शन है थिक्सोट्रॉपी। ये डेफिनेशन याद कर लेना, एक इसकी डेफिनेशन है, ये है थिक्सोट्रॉपी की बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोइल कंपैक्शन डिक्रीज द, सोइल कंपैक्शन बढ़ेगा यदि सोइल कंपैक्ट हो रही है, सोइल कंपैक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है सोइल कंपैक्शन की, तो क्या डिक्रीज होगा सोइल का। फर्स्ट ऑप्शन अपना है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, बी ऑप्शन है बल्क डेंसिटी, सी है पार्टिकल डेंसिटी, डी है प्लास्टिसिटी। तो देखो सोइल कंपैक्शन से डिक्रीज पूछा है, यदि कंपैक्शन से इंक्रीज होते हैं बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्क डेंसिटी होती है इंक्रीज, पार्टिकल डेंसिटी रिमेन अनचेंज्ड रहती है कंपैक्शन से, प्लास्टिसिटी पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कॉम्पैक्शन का। तो यहाँ पे अपन को डिक्रीज पूछा है, तो डिक्रीज क्या होगा, अपनी जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सॉइल कॉम्पैक्शन यदि इंक्रीज होगा, सॉइल कॉम्पैक्शन होगा तो अपनी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सॉइल की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पूछते हैं इंक्रीज क्या होता है, तो यहाँ आंसर क्या जाता है, बल्क डेंसिटी। यदि सॉइल कॉम्पैक्ट हो रही है तो अपनी जो बल्क डेंसिटी है सॉइल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन डिक्रीज का पूछा है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए ऑप्शन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि एज आइस मेल्ट्स एंड फॉर्म लिक्विड वाटर द डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि आइस पिघल रहा है और लिक्विड वाटर बना रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो बर्फ पिघलती है और लिक्विड फॉर्म करती है, लिक्विड वाटर फॉर्म करती है, तो उसे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है इंक्रीज टू अबाउट 9%, डिक्रीज टू अबाउट 9%, इंक्रीज टू अबाउट 15% एंड डिक्रीज टू अबाउट 15%। तो ध्यान रखना आइस मेल्ट हो रहा है और लिक्विड बना रहा है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है कम, आइस की डेंसिटी होती है 0.9 और जो वाटर की होती है, लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.0। कितनी होती है, 1.0। तो डेंसिटी आइस की कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि बर्फ़ है वो वाटर की सरफेस पे तैरता हुआ मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये तो इंक्रीज तो होगी, अब इंक्रीज कितनी होगी, तो उसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज टू अबाउट 9%। तो 9% इंक्रीज होगी। देखो वेदरिंग वाले चैप्टर में आपने देखा होगा व्हाट इज मोस्ट इफेक्टिव वेदरिंग एजेंट। तो इसका क्या रीजन है, देखो होता क्या है कि मान लो कोई रॉक है, उस रॉक में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर बह रहा है और उसकी क्रेविक्स में जो भी उसकी दरार है उसमें वाटर भर गया और टेम्परेचर कम हो गया, वो वाटर आइस में चेंज हो गया। तो उसमें आइस में क्या, जो आइस है उस आइस में क्या होगा, जो लिक्विड वाटर है उसका वॉल्यूम कम होता है और आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा। देखो यदि यहाँ पूछे कि फॉर्म्स लिक्विड वाटर टू आइस मेल्ट होकर लिक्विड वाटर बना रहा है तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वॉल्यूम इट डिक्रीजेज बाय 9%। तो जो आइस का वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब जैसे कि क्रेविक्स में जाके पानी जमा हो गया और वो जम गया, बर्फ बन गया, आइस बन गया, तो उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम 9% बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ा, उसका वॉल्यूम 9% बढ़ गया तो वो क्या करेगा, वो फोर्स डालेगा किस पे, उस रॉक क्रेविक्स की सरफेस पे फोर्स डालेगा, जिससे क्या होगी, वेदरिंग होगा, रॉक्स स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएंगी। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वेदरिंग एजेंट है। देखो यदि अपन डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी तो होती है इंक्रीज पिघलने से, बर्फ के पिघलने और वाटर के बनने से, और यदि पूछे वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है कितना परसेंट, 9%। और यदि पूछे लिक्विड से आइस बन रहा है तो डेंसिटी तो क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज होगी 9% और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 9%। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
तो वाटर एक्सिबिट मैक्सिमम डेंसिटी है। अब देखो कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। अब मैंने बताया 1 डिग्री सेल्सियस होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, तो वो कौन से टेम्परेचर पे होती है, तो ये ध्यान रखना है अपन को, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे देखना कंफ्यूजन दो है, एक तो अपन को आंसर बताना है, एक यहाँ पे सारे के सारे फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं। अपन को सेल्सियस का याद है, 4 डिग्री सेल्सियस बताएंगे फट सही हो जाएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ दे रखा है फ़ारेनहाइट में। और बी ऑप्शन है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डी एंड लास्ट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो वाटर एग्जिबिट मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड 4 डिग्री सेल्सियस को अपन कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में, तो उसका आंसर आएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। If a substance accept electron easily, it's known as, कोई भी substances कोई भी केमिकल यदि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली कर रहा है तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यदि वो कोई रिलीज कर रहा है इजीली तो उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। तो 19th क्वेश्चन का क्या है आंसर, बी ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वेल ड्रेन्ड सोइल रेडॉक्स पोटेंशियल है इज द रेंज ऑफ, यहाँ पे देखो यदि मिली वोल्ट में दे रखा होता तो होता है 400 to 700 मिली वोल्ट, और यहाँ पे अपन को सारे के सारे यूनिट्स ऑप्शन में दे रखी है वोल्ट में, तो अपन को ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 400 to 700 वोल्ट, -0.4 to -0. देखो माइनस वाला तो आएगा ही नहीं, यदि वेल ट्रेंड है तो माइनस ऑप्शन में नहीं आएगा, माइनस वाला राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वेल ट्रेंड का जो EH होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जो सबमर्ज सोइल होगी या फिर जो भी पुअरली ड्रेन्ड सोइल होगी उसका जो EH होता है वो होता है नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब 100 से लगाकर -700 तक। ओके, तो ये जो वेल ड्रेन्ड का पूछा है तो होगा तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाले 3 ऑप्शन है, 400 to 700 वोल्ट, 0.2 to 0.8 वोल्ट एंड 0.4 to 0.7 वोल्ट। यदि मिली वोल्ट में होता है तो 400 to 700 मिली वोल्ट, लेकिन वोल्ट में है तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन 0.4 to 0.7 वोल्ट। इसके अलावा ये जो रेडक्स पोटेंशियल की जो इंडेक्स दे रखी है डी के दास में, और सबसे पहले रिडक्शन किसका होगा, कौन से केमिकल का होगा, यदि कोई सबमर्ज सोइल है तो सबसे पहले रिडक्शन कौन से सबस्टांसेस का होगा, उसके बाद में ये जो सीरीज दे रखी हो वो सीरीज एंड सबका रेडक्स पोटेंशियल, वो सब आप पढ़ के जाना एग्जाम में जाने से पहले, एग्रोनॉमी वाले भी, सोइल साइंस वाले भी, और अदर जो भी जिनके भी ये सिलेबस में है वो सारे भी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबमर्ज सोइल, उसमें ये दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 क्वेश्चन, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल सेपरेट्स गिवन बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ISSS सिस्टम वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय। तो ये जो ISSS सिस्टम है सोइल सेपरेट क्लासिफिकेशन का, जिसमें 4 टाइप में सोइल सेपरेट को क्लासीफाई किया है, तो ये ओरिजिनली दिया किसने है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है VB डोकुचेव, बी है रसेल, सी है अटरबर्ग एंड डी है मार्बर्ट। तो ये किसने दिया था, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन अटरबर्ग ने। तो ये ओरिजिनली प्रपोज किया था अटरबर्ग ने, जिसको आज अपन क्या बोलते हैं ISSS सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल सेपरेट्स, जिसमें 4 टाइप में सोइल सेपरेट को क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 22 नंबर क्वेश्चन 22। ऑन द वेट बेसिस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड परसेंट इन ए मीडियम टेक्सचर्ड सरफेस सोइल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने पढ़ रखा है एल्यूमिनियम कितना होता है 8.13 रट रखा है, अच्छे से रट रखा है, सोइल पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट का सारा पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ गया तो अपन कंफ्यूज जाएंगे कि ऑन द वेट बेसिस परसेंटेज ऑफ, तो ऑन द वेट बेसिस परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड परसेंट इन ए मीडियम टेक्सचर सोइल, तो कोई भी मीडियम टेक्सचर सोइल है उसमें वेट बेसिस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 13%, बी है 5%, सी है 15% एंड डी है 7%। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 15%। ये आपको एक ही साथ जो सोइल टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल फिजिक्स है अरुण कुमार शाह, अनुराधा शाह, कल्याणी पब्लिशर्स की, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही। तो अच्छे से देख लेना एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड कितना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोइल सेपरेट। अब यार देखो सोइल सेपरेट पूछा, देखो यहाँ मोस्ट कॉमन अपनी मिस्टेक क्या होगी देखना यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट सोइल सेपरेट, और ए ऑप्शन में सैंड, बी है ग्रेवल, सी है पेबल एंड कॉबल एंड डी है पेबल। अपन सैंड को तो भूल जाएंगे क्योंकि अपन को लगेगा कि ये ग्रेवल, कॉबल, पेबल ये सारे बड़े हैं, और अपन तीनों में कंफ्यूज होंगे क्या करेंगे, ग्रेवल करें, कॉबल करें, पेबल करें। लेकिन यहाँ पूछा है लार्जेस्ट सोइल सेपरेट, और ये सारे के सारे अर्थ सेपरेट है, सोइल सेपरेट नहीं। देखो सोइल सेपरेट
क्या क्या होते हैं जो अपन जिसको अपन सोइल में कंसिडर्ड करते हैं। सैंड से जितने भी स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल है, सैंड से छोटा जितने भी पार्टिकल है उनको अपन ने किस में ऐड किया है, सोइल में ऐड किया है। तो सोइल का जो सबसे लार्जेस्ट सोइल सेपरेट होता है वो होता है सैंड, और सबसे छोटा होता है वो होता है कोलोइडल क्ले। सबसे छोटा तो सेपरेट होता है कोलोइडल क्ले, एंड सबसे लार्जेस्ट सेपरेट या सबसे बड़ा जो सेपरेट होता है सोइल का वो क्या होता है, वो होता है सैंड। यहाँ पे अर्थ फ्रेगमेंट पूछते कि सबसे बड़ा अर्थ फ्रेगमेंट कौन था, तो आंसर दूसरा होता, क्योंकि अर्थ फ्रेगमेंट होता है वो सारे के सारे जो रॉक पार्टिकल्स है, रॉक टूट के आ रही है, बड़े बड़े चैनर बन रहे हैं, कॉबल बन रहे हैं, पेबल बन रहे हैं, ग्रेवल बन रहे हैं वो। लेकिन सोइल सेपरेट की बात करें तो सबसे बड़ा सोइल सेपरेट होता है वो सैंड होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट सोइल सेपरेट कौन सा होता है, वो होता है कोलोइडल क्ले। 0.001 से mm से भी छोटा होता है वो। ओके, और यदि क्ले की बात करें तो वो होता है 0.002 mm से छोटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24। इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोइल पार्टिकल बिगर देन सिल्ट सेपरेट्स आर डिटरमाइंड बाय। देखो सिल्ट से भी बड़े जो पार्टिकल है मीन की सैंड, और सैंड को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस में। तो फर्स्ट है बॉयस्कस हाइड्रोमीटर, बी इंटरनेशनल पिपेट, सी है डायरेक्ट सीविंग, एंड डी है मॉडिफाइड पिपेट। तो ये जितने भी पिपेट एंड हाइड्रोमीटर मेथड है ये सिल्ट से छोटे जो पार्टिकल है स्मॉलर देन सिल्ट इनके लिए यूजफुल होते हैं। और जो सीविंग होती है चलने से छानने वाली प्रक्रिया, तो सीविंग होती है डायरेक्ट सीविंग, वो होती है सिल्ट से जो बिगर पार्टिकल्स है मीन सैंड के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, डायरेक्ट सीविंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्ले क्ले बाइंड थ्योरी गिवन बाय। क्ले क्ले बाइंड थ्योरी ये जो किसने गिवन की थी, किसने दी थी, क्ले क्ले बाइंड थ्योरी। तो ए ऑप्शन है चैपल, बी ऑप्शन है रसेल, सी है वुडवर्ड, एंड डी एटरबर्ग। तो ध्यान रखना क्ले क्ले बाइंड थ्योरी है वो रसेल ने दी थी, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कॉलोइड कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉइल कॉलोइड 2 टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे टाइप के आते हैं, सिलिकेट क्ले, मिनरल, कार्बोनेट्स, या फिर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्ले। ठीक है, कार्बोनेट्स वगैरह, सल्फेट वगैरह जितने भी क्ले आते हैं बहुत सारे। लेकिन अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में वापस यदि सिलिकेट क्ले की बात करें तो 7 टाइप के हैं, आइनोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, नियोसिलिकेट वगैरह वगैरह जितने भी है, उसमें टेक्टोसिलिकेट, तो वो सारे। और यदि बात करें ऑर्गेनिक सॉइल कॉलोइड की, तो ऑर्गेनिक सॉइल कॉलोइड में जो अपन कंसिडर करते हैं वो किसको करते हैं, ह्यूमस को। तो ह्यूमस एक टाइप का क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल कॉलोइड है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएफ कॉन्सेप्ट गिवन बाय, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो पीएफ साइलैंड ने पीई कॉन्सेप्ट दिया, सोरेनसन ने पीएच, तो पीएफ कॉन्सेप्ट दिया वो दिया शोफेल्ड ने। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन सोइल एयर। सोइल एयर में कितना होता है, देखो अपन रेन की बात की तो 0.45 रेन में होता है, यदि एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% होता है, और यदि सोइल एयर की बात करें तो उसमें होता है 0.25%। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। तो ये तो आज अपने सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, इन दोनों के आंसर आपको देने हैं, राइट है रॉन्ग है ये अपन अगले जो भी अगला अपना वीडियो आएगा मॉक टेस्ट का उसमें अपन डिस्कस करेंगे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को, उसके बाद में अपन नया वीडियो शुरू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो 29 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बतानी है कैलोरी पर ग्राम में, तो कितनी होती है। ए ऑप्शन है 0.17, बी ऑप्शन है 0.98, सी ऑप्शन है 0.46, एंड डी ऑप्शन है 1.0। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोइल कंसिस्टेंसी वाज सजेस्टेड बाय। ये जो डिफरेंट फॉर्म है, अपर प्लास्टिक लिमिट, लोअर प्लास्टिक लिमिट, जो प्लास्टिसिटी लिमिट है, ये सारे के साथ जो कंसिस्टेंसी की फॉर्म है, ये फॉर्म को किसने सजेस्ट किया था सबसे पहले। ए ऑप्शन है अटरबर्ग, बी है मार्टिन, सी है लार्सन, एंड डी है जी स्मिथ। तो इसको बताना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ जो भी जेआरएफ सॉइल साइंस, एसआरएफ सॉइल साइंस और अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।